हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रम सिंह। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको याद करने में कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल ही सरल तरीका बताऊंगा कि उसे किस प्रकार से याद किया जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में हमें कोई तीन बिंदु दिए होते हैं और उनके निर्देशांक होते हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक, तो अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है और फार्मूला लिखने का सबसे बिल्कुल इजी तरीका क्या होता है कि हम लिखेंगे x1, x2 और x3। जब हमने यहां पर 1 लिख लिया है तो अंदर अब 1 नहीं आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y3 और यहां लगा देंगे प्लस। तो याद रखेंगे कि अगर हम आगे 1 ले लेते हैं तो अंदर फिर 1 नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 2 और 3। जब हमने यहां पर 2 ले लिया है तो अंदर क्या होना चाहिए 3 और 1। और हमेशा याद रखेंगे कि कम वाले नंबर में से ज्यादा वाले को घटाएंगे, तो यहां कर देंगे y1 माइनस y2 और यहां लगाएंगे प्लस। यहां होगा माइनस और यहां होगा प्लस, और जब यहां पर हो गया है 3 तो यहां हो जाएगा y1 माइनस यहां पर होगा 3 और यहां हो जाएगा y1 माइनस y2 और उसके बाद कर देंगे यहां पर मल्टीप्लाई 1/2 का। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखने में सही आ पा रहा है कि नहीं? तो इसे मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं यहां पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 और जब हमने 1 लिख लिया है तो अंदर अब 1 नहीं हो सकता। अब क्या होगा ये वाले निर्देशांक 2 और 3, और मैंने बताया कि छोटे वाले नंबर में से बड़े वाले को घटा दें। उसके बाद क्या लगाएंगे माइनस और फिर लिखेंगे x2। जब x2 लिख लिया है तो अंदर अब 2 नहीं हो सकता है, अब कौन सा होगा 1 वाला होगा और 3 वाला होगा। तो हम लिखेंगे y1 माइनस y3 और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब लिखेंगे x3 और जब x3 लिख लेंगे तो अब y3 नहीं आ सकता, अब कौन कौन सा होगा 1 और 2। तो यहां लिख देंगे y1 माइनस y2 और ये हो गया आपका फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो आप अब क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देर से मैं यहां पर मिटा देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है कि a बराबर एक पॉइंट दे रखा है 5 और 2 और b बराबर दे रखा है 4 और 7 और c दे रखा है यहां पर 7 और -4। जैसा कि आपको पता होगा कि आगे x की वैल्यू होती है, पीछे वाली क्या होती है y की वैल्यू। तो अगर हमें फार्मूला याद भी नहीं है तब भी देखिए यहां पर मैं करके बताता हूं क्या करेंगे। जब हम इसे 5 को लिख लेंगे, ठीक है, तो अब हम इस 2 को नहीं लिखेंगे, अब हम ये y की वैल्यू कौन सी लेंगे 7 और 4। तो 7 माइनस और क्या है -4। उसके बाद मैंने बताया कि आपके यहाँ क्या लगाना है माइनस लगाना है और उसके बाद x2 क्या है यहाँ पर 4। जब x2 लिख लिया है तो अब हम y2 की वैल्यू नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे 2 में ये y1 और y2 की वैल्यू y3 की वैल्यू। तो क्या है यहाँ पर 2 है और -4, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको प्लस लगाएंगे और लिखेंगे x3 की वैल्यू कितनी है 7। तो जब x3 लिख लिया है हमने यहाँ पर तो अंदर अब y3 नहीं आ सकता, अब क्या आएगा y1 और y2। तो y1 कितना है 2 और माइनस और y2 कितना है 7 और इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई 1/2 का। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। यहां देखिए ये क्या है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ,
हाँ सही है, ठीक है। तो 5, 7 और 4 11, कितना हो जाएगा 11, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 11। ये देखिए यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6, और 6 चौके 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुणा 6 भी लिख देता हूँ ऐसे ही। उसके बाद प्लस 2 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा -5, और कितने के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 7 इंटू -5, तो 1/2, ये हो गया आपका 55, ये हो गया -24, और 7 पंजे 35, ये हो जाएगा -35, ठीक है। अब ये जब -35 हो जाएगा तब, अब मैं इसको यहीं कर देता हूं थोड़ा, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा, कितना 5 4 9 और 3 और 2 5, तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 59, और ये यहां पर हो गया 55। तो 55 माइनस 59, तो क्या हो गया आपका -4 हो जाएगा, और 2 का इसमें भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा -2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा ही वर्ग इकाई में ही लिखा जाता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हो जाएगा आपका 2 वर्ग इकाई। हम इस माइनस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। 2 वर्ग इकाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो अभी मैं एक और दूसरे एग्जांपल से इसे समझा देता हूं। तो मैं फॉर्मूले को इसको ऊपर लिख देता हूं, एक बार यहां लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, तो क्या लिखेंगे x1 लिखेंगे, तो अंदर क्या होगा 1 यहां लिख गया, तो अंदर क्या होगा 2 और 3 होगा, और कम वाले में से ही ज्यादा वाले को घटाएंगे, यहाँ माइनस लेंगे, फिर लेंगे x2, और अंदर क्या जब 2 हो गया तो 1 और 3 हो, 1 और 2 होगा, तो 1 में से 2 घटा देंगे, अब 1 में से 3, और प्लस लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3, और अंदर अब क्या कर देंगे यहाँ पर y, जब यहाँ 3 आ गया तो 2 में से, अब 1 में से घटा देंगे 2 को, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दे रखा है कि a बराबर a की जगह दे रखा है 3a और 0, उसके बाद है b की जगह पे b, दूसरा पॉइंट है 0 और 3b। नेक्स्ट दे रखा है c की जगह पर a और 2b। तो ये सब आगे वाली वैल्यू हो गई x1 x2 x3, और ये हो गया y1 y2 और y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालेंगे 1/2, x1 कितना है 3a, इंटू y2 कितना है 3b, माइनस y3 कितना है 2b, ठीक है। यहाँ मैंने बताया क्या लगाएंगे माइनस, और अब हम लिखेंगे x2, अंदर लिखेंगे क्या y1 माइनस by3 2b, प्लस लगाएंगे, अब की बार लिखेंगे यहाँ पर x3, और अंदर लिखेंगे y1 माइनस by2 0 माइनस 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो पूरी टर्म खत्म हो जाएगी कि 0 मल्टीप्लाई जब किसी में कर दिया जाएगा तो उसका पूरे का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आगे देखिए 1/2 3a, ये हो गया, देखो 3a में से 2a चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ b, यानी 3b में से 2b गया तो क्या बचा b, और ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 तो a का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो हो जाएगा आपका -3ab, तो 1/2। तो आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर 3ab है और यहाँ पर भी 3ab है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा क्या 0। तो आप मुझे ये बताइए, कभी भी क्षेत्रफल किसी त्रिभुज का 0 हो सकता है?
किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता है। इस 0 आने का मतलब यहां पर ये है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक ही रेखा में है, यानी यहां पर A होगा इस तरीके से, कहीं यहां B होगा और यहां कहीं पर C होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है वे एक ही रेखा में हैं। तो जब कोई बिंदु एक ही रेखा में होते हैं ऐसे बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरेख बिंदु कहा जाता है। आगे एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि दिए गए बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। यदि संरेख होंगे तीनों बिंदु तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से ये टेक्निक बता देता हूं इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। तो क्या करेंगे, यहां पर x1 लिखेंगे। जब हमने यहां पर 1 लिख लिया है तो अंदर अब 1 नहीं होना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए? अब 2 और 3। अब कौन सा आगे होगा कौन सा पीछे, तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं। तो कम वाली वैल्यू में से हमेशा ज्यादा वाली घटाएंगे, यानी 2 में से 3 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे, या फिर 1 में से 3 घटाएंगे। अब हमने जब यहां लिख लिया है x2, क्या लिख लिया? x2। फिर x2 जब हम लिख लेंगे तो अब अंदर 2 नहीं हो सकता है, तो अब क्या होगा? 1 और 3। और छोटा कौन सा है? 1। बड़ा कौन सा होता है? 3। तो 1 में से हम घटा देंगे क्या? 3, यानी by1 माइनस by3। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे x3। तो जब हम x3 लिख लेंगे तो अंदर क्या होना चाहिए? 1 और 2 होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे? by1 में से by2 घटा देंगे और आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का। तो ये हो गया हमारे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। और उस फॉर्मूले को याद करने का मैंने आपको सबसे इजी तरीका बता दिया है। और इसी तरीके के इजी सॉल्यूशन और अच्छी टिप्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और अपने जो कुछ सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपके लिए जो भी कोशिश होगी मदद करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।